आप सभी लोगों का पुनः प्रवीण पाठक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि मैंने सेंटेंस आप लोगों को पढ़ाया था और आप सभी लोगों ने उसको देखा और मुझे पूर्ण रूप से स्नेह मिला। लेकिन आज का जो विषय है वो टेंस है। आज का जो विषय है वो टेंस है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोविड-19 के कारण, कोरोना महामारी के कारण हम सभी लोगों के जो ऑफलाइन क्लासेस थे वो बंद हो चुके हैं और इसलिए हम लोग ऑनलाइन क्लास चालू किए, जिसमें हम लोगों को बड़ी अच्छी व्यवस्था तो नहीं मिली, फिलहाल किसी तरह हम लोग अपने क्लास को दे रहे हैं और उन अभिभावकों का, उन विद्यार्थियों को मैं अपने गहरे हृदय से सम्मानित करना चाहता हूं और जो उन्होंने हमें प्रेम दिया उसी विश्वास से मैं पुनः अपने इस टेंस पर, अपने इस टेंस को पढ़ाने जा रहा हूं। आप ध्यान पूर्वक देखिए। टेंस का मतलब होता है काल या समय। अब टेंस की जो परिभाषा होती है वो होती है कि टेंस शब्द लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ काल या समय होता है। टेंस शब्द लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ काल या समय होता है। टेंस क्या है? टेंस एक तरह का टेंशन है। जिसको समझ में ना आया उसके लिए टेंशन, और जिसको समझ में आ गया उसके लिए पूरा ग्रामर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टेंस क्या है? एक तरह से लाइफ एंगल है। टेंस एक तरह से लाइफ एंगल है। अब आप सोचोगे कैसे? मैं आपको बताता हूं। जो टेंस होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान समय, अर्थात वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, अर्थात बीता हुआ समय। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल, अर्थात आने वाला समय। मैंने आपको बताया था टेंस का जो रिलेशनशिप होता है वो लाइफ से होता है। अब मैं वो प्रूव करने जा रहा हूं। लाइफ के जो एंगल होते हैं वो 3 एंगल होते हैं। नंबर पहला CHILD, चाइल्ड मोड। नंबर दूसरा यंग मोड। नंबर तीसरा एंड ओल्ड मोड। चाइल्ड मोड का मतलब क्या होता है? बाल्यावस्था। यंग मोड का मतलब क्या होता है? युवावस्था। और एन ओल्ड मोड का मतलब क्या होता है? वृद्धावस्था। प्रेजेंट टेंस इक्वल टू चाइल्ड मोड एंड फ्यूचर टेंस इक्वल टू यंग मोड एंड पास्ट टेंस इक्वल टू एंड ओल्ड मोड।
अब आप कैसे, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान समय, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य का समय। अभी किसी से कॉमनली आप पूछिएगा कि आपको एजुकेशन करना क्यों आवश्यक है, शिक्षा लेना क्यों आवश्यक है, आप पढ़ते लिखते क्यों हैं, तो सबसे पहले वो आपको ये जवाब देगा कि हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, अपना फ्यूचर बनाना है, इसलिए हम एजुकेशन ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, टेंस हमको सबसे बड़ी सीख क्या देता है कि आपको क्या करना है, पास्ट की तरफ देखना है, अर्थात बीते हुए समय में आपको देखना है कि आपने क्या किया। प्रेजेंट में आपको मेहनत करना है, वर्तमान समय में आपका फ्यूचर अपने आप सिक्योर हो जाएगा। यदि आपने पास्ट को देखा नहीं, प्रेजेंट में आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपका फ्यूचर चला जाएगा। ये सबसे बड़ी सीख हमको टेंस देता है। अर्थात टेंस को पढ़ना अनिवार्य है। जिस तरह से हमारा टेंस होता है, हमको यदि टेंस जो है सबसे अच्छी सीख इसलिए देता है क्योंकि हमको तीनों समय के बारे में एक साथ वो बताता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हमारे प्रेजेंट में क्या हुआ, हमको पास्ट में क्या किया, हमने पास्ट में क्या किया, और हमें फ्यूचर सिक्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में बताता है हमारा टेंस। अब टेंस पढ़ने के लिए आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको टेंस पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन थोड़ा सा आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो जान लीजिए टेंस आपको समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए आपने बाल्यावस्था में क्या किया क्या नहीं किया इसके बारे में ध्यान मत दीजिए। युवा अवस्था को आप ऐसे ही व्यतीत मत कीजिए। यदि आपने युवा अवस्था को व्यतीत कर दिया तो वृद्धावस्था आपका परेशान हो जाएगा, अर्थात परेशानी से भरा हुआ हो जाएगा, अर्थात आपका फ्यूचर डार्क में चला जाएगा। ये क्लियर है। अब हमको टेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले तो दो चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। टेंस पढ़ने के लिए हमें दो चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। वो दो चीज क्या है, सबसे पहले तो उसको जान लीजिए। नंबर पहला होता है सब्जेक्ट। यहां टेंस में सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और दूसरी सबसे जो बड़ी चीज है वो होती है वर्ब, मतलब क्रिया। ये दो चीजें आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट और वर्ब। कर्ता किसे कहते हैं, कर्ता कहते हैं करने वाले को। करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और क्रिया किसे कहते हैं, आप जान लीजिए, जो कार्य कर्ता करता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब यहां आपको सबसे पहले जरूरत क्या है, कर्ता को जानने की। कर्ता कितने प्रकार के होते हैं। यदि किसी से कॉमनली पूछा जाए कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका जवाब आता है केवल एक और दो प्रकार के होते हैं। उनसे पूछ लिया जाए कर्ता कितने प्रकार के होते हैं, तो कॉमनली जवाब क्या आता है, दो प्रकार के। नंबर पहला होता है SINGULAR, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। दूसरा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, अर्थात एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता। एब्सोल्युटली राइट है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हमारे होते हैं, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हमारे होते हैं। ये क्लियर है, इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इसको इनपुट से जानना होगा।
सब्जेक्ट को इनपुट से जानने के लिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सब्जेक्ट तो सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट पहले दो प्रकार के होते हैं, जिसको कहते हैं हम लिविंग सब्जेक्ट एंड दूसरा नॉन लिविंग सब्जेक्ट। अर्थात लिविंग सब्जेक्ट और नॉन लिविंग सब्जेक्ट। लिविंग सब्जेक्ट का मतलब होता है जीवित कर्ता, और नॉन लिविंग सब्जेक्ट का मतलब होता है निर्जीव कर्ता। अब जीवित कर्ता और निर्जीव कर्ता कितने प्रकार के होते हैं, तब आप बताइए कि जीवित कर्ता भी दो प्रकार के होते हैं। एक यस यानी यस, यस यानी यस का मतलब होता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, और निर्जीव कर्ता कितने प्रकार के होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं, यस यानी यस और पी यानी यस। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, और ये भी दो प्रकार के, यस यानी यस एंड पी यानी यस। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, ये दो प्रकार के कर्ता होते हैं, जीवित कर्ता भी और निर्जीव कर्ता भी। अब आपके सामने ये प्रश्न आया कि जीवित कर्ता और निर्जीव कर्ता, इनमें क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग सब्जेक्ट एंड नॉन लिविंग सब्जेक्ट। तो मैं वो भी बता रहा हूं आपको। जो जीवित कर्ता होते हैं वो अकॉर्डिंग टू टेंस, अर्थात वो टेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टेंस बनाते हैं। और जो निर्जीव कर्ता होते हैं वो सीधे सीधे पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसको मैं प्रूव करता हूं, बताता हूं आपको कि कैसे। देखिए ध्यान से, मैंने बताया लिविंग सब्जेक्ट और नॉन लिविंग सब्जेक्ट। ये लिविंग सब्जेक्ट भी दो प्रकार के और नॉन लिविंग सब्जेक्ट भी दो प्रकार के, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। मैंने बताया आपको जो लिविंग सब्जेक्ट होता है, लिविंग सब्जेक्ट, वो क्या बनाता है, टेंस बनाता है। और जो नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट, वो आपका क्या बनाता है, पैसिव वॉइस बनाता है। वॉइस में पैसिव वॉइस बनाता है। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस इज इक्वल टू टेंस, अर्थात जो एक्टिव वॉइस होता है वो टेंस ही होता है, और उसका जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो जिसमें कर्म प्रधान होता है वो पैसिव वॉइस हो जाता है। मैं आपको लिविंग और नॉन लिविंग सब्जेक्ट में बता रहा हूं क्या डिफरेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग सब्जेक्ट एंड नॉन लिविंग सब्जेक्ट। लिविंग सब्जेक्ट मैंने बताया आपको दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला होता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। जैसे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट की बात करें तो राम गोज टू होम, राम घर जाता है, राम घर जाता है। यहां राम क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। या ही गोज टू होम, ही क्या हो गया, ही माने वह घर जाता है, तो ही गोज टू होम। ये सब क्या बना रहे हैं, हमारे एक्टिव वॉइस अर्थात टेंस बना रहे हैं। जैसे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में दे सिंग अ सॉन्ग, वे गीत गाते हैं। ये सब क्या है, ये सब एक्टिव वॉइस है अर्थात टेंस है। अब मैंने आपको बताया जो लिविंग सब्जेक्ट होते हैं वो दो प्रकार के, यस एन एस और पी एन एस, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। यहां प्लूरल नंबर सब्जेक्ट रहा और यहां आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहा। और ये सारे क्या बना रहे हैं, सब एक्टिव वॉइस बना रहे हैं अर्थात टेंस बना रहे हैं। और आपको जानने की जरूरत क्या है, मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के, लिविंग सब्जेक्ट और नॉन लिविंग सब्जेक्ट। अब मैं आपको नॉन लिविंग सब्जेक्ट के बारे में बताता हूं। जैसे नॉन लिविंग सब्जेक्ट दो प्रकार के, मैंने बताया आपको नॉन लिविंग सब्जेक्ट दो प्रकार के, एक यस यानी यस
अर्थात सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, दूसरा PNS अर्थात प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। मैंने बताया इस समय कि ये पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब देखो कैसे, जैसे KITE काइट, FLIES फ्लाइज, पतंग उड़ती है, पतंग उड़ती है। यहां काइट क्या है? सब्जेक्ट है। काइट क्या है? सब्जेक्ट है। पतंग एक ही है। फ्लाइज उड़ती है, लेकिन कैसे ये क्लियर नहीं है कि बाई एयर या बाई समवन, किसी के द्वारा उड़ाई जा रही है पतंग, ना कि अपने आप उड़ रही है। इसलिए इसका एक मीडिएटर है, और जिसका कोई मीडिएटर होता है वो वाक्य पैसिव वॉइस में जाता है, एक्टिव वॉइस में नहीं जाता। जैसे PNS पेंस, BROKE ब्रो, कलम टूट गई, कलमें टूट गई, कलमें टूट गई। कैसे टूट गई? अपने आप टूट गई? नहीं, किसी ने इसको तोड़ा होगा। जब किसी के द्वारा कोई कार्य होता है तो वो पैसिव वॉइस में चला जाता है। जैसे ये कलमें किसी के द्वारा तोड़ी गई, ये पैसिव वॉइस हो गया। कलम टूट गई, ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस? ये भी पैसिव वॉइस है। कलम टूट गई, पतंग उड़ती है, ये सब पैसिव वॉइस है, क्योंकि इनका कार्य कराने का कोई मीडिएटर है। इनका कार्य कराने का इसलिए मीडिएटर है क्योंकि ये निर्जीव हैं, स्वतः अपने आप से कार्य नहीं कर सकती है। तो जितने भी नॉन लिविंग सब्जेक्ट होते हैं वो सारे आपको पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे मैं आपको और भी बताता हूं, बॉल जंप्स, अब गेंद कूदती है। गेंद कैसे कूदेगी? अपने आप से तो नहीं कूदेगी, इसको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कोई मीडिएटर होगा जो बॉल को फेंकता होगा, और जब बॉल को फेंकेगा तभी ये बॉल कूदेगी, अन्यथा नहीं कूदेगी। तो जिसके द्वारा कोई कार्य होता है वो वाक्य पैसिव वॉइस में जाता है, और जो स्वतः कार्य करता है वो वाक्य एक्टिव वॉइस में जाता है, अर्थात टेंस में जाता है। तो यहां आपको समझ में आ गया होगा कि लिविंग सब्जेक्ट और नॉन लिविंग सब्जेक्ट में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग सब्जेक्ट एंड नॉन लिविंग सब्जेक्ट। जो लिविंग सब्जेक्ट होता है वो टेंस बनाता है, और जो नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस बनाता है। ये सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया। अब अगेन हम चलते हैं वर्ब पे। आपको वर्ब बताता हूं कि वर्ब कैसे आप पहचानेंगे, वर्ब कैसे होते हैं और इनका क्या मीडिएटर होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वर्ब कहते किसे हैं। वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? आप सीधे सीधे एक शब्द में उत्तर दे दीजिए कि वर्ब इज वर्क। वर्ब इज वर्क, कार्य ही क्रिया है। जितने भी कार्य होते हैं सब क्रिया ही होती है। लेकिन अगर वर्ब को देखा जाए तो वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक फिनिट वर्ब होता है, दूसरा नॉन फिनिट वर्ब होता है। फिनिट वर्ब जो होता है उसके चार भाग होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, एक्सिलरी होता है। और जो नॉन फिनिट वर्ब होता है उसके तीन भाग होते हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल होता है। लेकिन उसको जानने की जरूरत नहीं है। वर्ब दो प्रकार के होते हैं। हमारे टेंस के अकॉर्डिंग हमारे वर्ब जो होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं। नंबर पहला होता है HV अर्थात हेल्पिंग वर्ब। HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा होता है MV अर्थात मेन वर्ब होता है, MAIN, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया होती है। इसको जब आप पैटर्न के अनुसार पढ़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के आपको पढ़ाए जाएंगे। नंबर पहला होता है प्राइमरी एक्सिलरी, दूसरा होता है मॉडल। अर्थात हेल्पिंग वर्ब को दूसरे नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं AUXILIARIES, एक्सिलरीज कहते हैं। एक्सिलरीज दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज इक्वल टू एक्सिलरीज। और हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के होते हैं, सहायक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। वो क्या कहते हैं उसको? नंबर पहला होता है प्राइमरी एक्सिलरीज, दूसरी होती है मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक सहायक क्रियाएं, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है विधि सूचक सहायक क्रिया होती है।
मेन वर्ब जो होते हैं, मुख्य वर्ब, वो कर्ता के द्वारा किए जाते हैं। कर्ता के द्वारा ही मेन वर्ब किया जाता है। जैसे राम घर जाता है, तो राम के द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है? जाने का कार्य हो रहा है, अर्थात यही हमारा मेन वर्ब होता है। अब हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का संधि विच्छेद करेंगे तो सहायक क्रिया, जो क्रिया अर्थात ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है तथा उस वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करती है, उसे कहते हैं हम सहायक क्रिया। और मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? मुख्य क्रिया उसे कहते हैं जो कर्ता के द्वारा संपन्न होता है, अर्थात कर्ता के द्वारा कोई कार्य जो होता है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। अब मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? ये तो मैंने आपको बता दिया कि मुख्य क्रिया कर्ता के द्वारा होता है, अर्थात करने वाला जो होता है वो मुख्य क्रिया को करता है। लेकिन इसकी पहचान मैं अब आपको बताता हूं। मुख्य क्रिया की जो पहचान होती है, मैं नाना नानी को छोड़कर, नाना और नानी को छोड़कर जिस शब्द के अंत में ना आए वही क्या होता है? मुख्य क्रिया होती है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे जाना, आना, खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, हंसना, रोना, गाना, खोदना, ये सारी क्रियाओं के अंत में जहां नानी ने आ जाए वही क्या होती है? मुख्य क्रिया होती है। लेकिन टेंस में इसकी पहचान जरूरी है, इसलिए क्रिया के साथ टेंस की पहचान जुड़ जाती है, इसलिए उसकी व्यवस्था थोड़ी सी हट जाती है। लेकिन आपको साधारण रूप से जान लीजिए कि जिसमें ना, नी, ने आए वही क्रिया होती है। बाकी की क्लास हम इसके बाद अगेन दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक आप लोग वर्ब और सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद मेरे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा कि आपको क्रिया समझ में आई कि नहीं आई, सब्जेक्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं पुनः आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।